जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एक नए बुक का शुरुआत करने वाले हैं और एक बुक है लुटेरिया की तरफ से पीएससी सीजीएल 4 के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप पूरी क्लास को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो मार्केट में बुक मिल रहा होगा। आप नो भी नज़दीकी आपके जो बुक और स्टोर है आप वहाँ पे जाइएगा। आप देखिएगा आज नहीं तो कल तक जो है ना आपका 2 दिन के अंदर आपको सारे जगह जो है ना बुक आपके मार्केट में मिलने लगेगा। तो जिनको भी ये बुक चाहिए तो आप अपने नज़दीकी जो मार्केट है, जो दुकान है, वहाँ से जो है ना ये बुक प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप इसको पूरा क्लास को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है ना किस प्रकार दिया गया है। और ये देखिए जो प्रैक्टिस सेट है बीएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एसओ और चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए क्या है तो वॉल्यूम 1 बुक है। ठीक है, इसमें हम बात करें कि मुख्य आकर्षण जो है ना क्या क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें आपको बात करें तो 15 जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट और इसकी क्या है विस्तृत जो है ना व्याख्या दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है तो 3 प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो 2022-23 में आया था उसका जो है ना PYQ दिया हुआ है और बीपीएससी असिस्टेंट हेतु क्या है उपयोगी है और बीएससी 10+2 एवं बीएसओ हेतु क्या है उपयोगी है और पूर्णतः क्या है नवीनतम परीक्षा पद्धति पे क्या है आधारित है और सभी प्रश्नों की तार्किक और सरल एवं विस्तृत क्या है तो व्याख्या दिया गया है। अगर बात करें इस बुक में जो है ना टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है तो सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट टोटल अगर बात करें कितना है तो 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर ये बीएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए। तो हम देख रहे थे कि हाँ कौन सा बेहतर बुक है जो है ना जो भी मार्केट में बेहतर बुक लगेगा तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली लुटेरिया का बहुत बेहतरीन बुक है तो इसी को सोचे कि स्टार्ट करते हैं। आपको हम 1 से लेके जो है ना सारा हम 18 तक करवाने वाले हैं। डेली एक क्लास आएगा। आप सभी लोग जितना हो सके क्लास को प्यार दीजिएगा। आपको हम इस क्लास में साइंस और जीके जीएस और करेंट अफेयर सारा हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बाकी आप मैथ रीडिंग आप सभी लोग बना लीजिएगा। आपको वहाँ से जो है ना सारा आपको सॉल्यूशन के साथ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। आप सभी लोग अपना स्कोर और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए क्लास के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीएससी सीजीएल 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 1 है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान MiG मतलब MiG-21 को सेवा से मुक्त किया है। इस लड़ाकू विमान को किस वर्ष वायुसेना में शामिल किया गया था बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1963 में इसको शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा कि MiG-21 को भारतीय वायुसेना में पहली बार 1963 में इसको शामिल किया गया था और यह जो है ना भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि MiG-21 जो है ना कैसा विमान है तो यह भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। करा कि किस राज्य सरकार ने पहली बार खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है बताइए किसने किया है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत किया है बताइए किसने किया है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड किया है। कौन किया है तो झारखंड किया है। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया गया है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है बताइए कहाँ किया गया है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कहाँ किया गया है श्रीलंका में किया गया है। तो याद रखिए श्रीलंका के कालुतारा जिले में प्रसिद्ध जो है ना बौद्ध मंदिर बास्काडुबा श्री सुरभूति बिहार राय में जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का जो है ना अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 में चेस वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत के देश के द्वारा जो है ना अपना भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत 30 अक्टूबर से 27 नवंबर भारत जो है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे वर्ल्ड कप 2025 का मेजबानी करेगा। कौन करेगा तो अपना देश भारत करेगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है बताइए। कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी 131वां स्थान रहा है। कितना रहा है 131वां स्थान रहा है। तो याद रखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF
द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत 2025 में 131वें स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और 2024 में अगर इसका स्थान पूछा है कितना 129वां था, और प्रथम स्थान में बोलेगा तो कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, करा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है? बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 67 के क के तहत जो है ना इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, कार्यकाल आदि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने करा है कि राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? बताइए। कितना है? सबको पता है क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना यूनिट है? 125 यूनिट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एम्स दिल्ली में जो है ना स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? बताइए। कौन सा राज्य लिया है? करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है? बताइए। कौन सा राज्य लिया है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य है? तो असम है। ठीक है, तो मार्च 2025 में असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाले मोरन समुदाय के सदस्यों को अस्थायी प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट आइए करा कि आर्टेमिस समझौता हाल ही में कौन सा देश जो है ना शामिल हुआ है? बताइए। आर्टेमिस समझौता में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश जो है शामिल हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा वैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा वैसरन घाटी कश्मीर के किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंतनाग जिले में जो क्या है स्थित है। तो याद रखिए कि वैसरन घाटी जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंतर्गत पहलगांव क्षेत्र के पास स्थित एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जो है ना जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दशलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत उज्बेकिस्तान के मध्य दशलिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुणे में किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया गया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया गया? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में ATM लगाने वाला जो है ना पहला बैंक बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा बैंक है जो भारत में ट्रेन में ATM लगाने वाला पहला बैंक बन गया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट आइए करा कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 पत्रकारों को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया है। तो याद रखिएगा कि 77वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में SC/ST के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो है ना की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा असत है, मतलब क्या है? गलत है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा जो है ना ऑप्शन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों का 1/3 निर्धारित है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का 1/3 निर्धारित है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि विधान परिषद, और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि विधान परिषद
विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 नहीं 40 निर्धारित किया, कितना 40 जो है निर्धारित किया गया। तो क्या होगा, उत्तर क्या हो जाएगा, बी जो है ना गलत है। आगे देखिए, अगर इसमें सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो ए और सी सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है, बताइए कौन देता है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 43 के ख देता है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए कि अनुच्छेद 43 के ख में क्या है तो सहकारी समिति के गठन का जो है ना प्रावधान है। और 39 के घ में क्या है, 39 के घ में अगर बात करें तो क्या है, इसमें जो है ना पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। ठीक है। और 48 के क में क्या है, तो 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन जीवों की क्या है तो रक्षा है। और 39 के क में क्या है, 39 के क में क्या है तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और यहाँ से एक और लिया गया है, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोले दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए करा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य में किया गया। किसमें किया गया, मूल कर्तव्य में किया गया। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के क के तहत वर्तमान में 11 मूल कर्तव्यों का क्या है उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसके सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, वित्त आयोग होगा। क्या होगा, तो वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है, बताइए। क्वेश्चन करा कि अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता का है। किसका है, कोलकाता का है। ठीक है, और याद है कि कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, 1862 में हुआ। इसमें अंडमान निकोबार है और क्षेत्राधिकार और किसका है, पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। नेक्स्ट आइए करा निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, बताइए। करा निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जानते हैं, बताइए। क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है ना हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या बोलते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और क्रायोफाइटा किसको बोलते हैं, तो टुंड्रा एवं शांत शीत क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति को क्रायोफाइट बोलते हैं। और जेरोफाइट किसको बोलते हैं, जेरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में पाए जाने वाले वनस्पति को जेरोफाइट बोलते हैं। और एक है मेसोफाइट किसको बोलते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाने वाला वनस्पति को मेसोफाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको डिटेल मिलेगा, तो आप जो है ना वहाँ से और भी क्वेश्चन को आप उस वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो है ना अच्छे से पूरी क्लास को देखिए। आपको लास्ट में बताएं कैसे क्या करना, आपको लास्ट में जो है ना सारा कुछ हम बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, और जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, बिहार दरोगा हो चाहे बीएससी आपका इंटर स्तरीय हो, सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। आपका 75 क्वेश्चन जो है इसमें 25 आपका साइंस होगा और करेंट होगा, जीके होगा। आपका सारा जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैथ रीडिंग हम पीडीएफ दे देंगे, आप वहाँ से उसको दे करके अच्छे से जो है ना सोल्यूशन बना लीजिएगा। मतलब सोल्यूशन दे करके जहाँ पे आपका मैथ नहीं बनेगा, वो सोल्यूशन दे करके आप वहाँ से हिंट लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरी सेट हम दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 करा, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, बताइए। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है, बताइए।
तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मालदीव, गैबोन और जो है ना ब्राज़ील से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और याद रखिएगा इसमें ना कि भूमध्य रेखा 13 देशों और 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद में है। कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ब्लू कार्बन क्या है? बताइए, ब्लू कार्बन क्या है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित क्या है? तो कार्बन है। तो ब्लू कार्बन जो है ना तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है और यह मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और घास के मैदान जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन को एकत्रित और संग्रहित करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा है कि कौन सा जो है ना सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि उद्देशिका स्तूप जो है ना एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कह रहा है परिभोगिका स्तूप में बुद्ध के दफन किए गए शारीरिक अवशेष थे। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा कि परिभोगिका स्तूप जो है ना का उपयोग महात्मा बुद्ध के द्वारा विभिन्न उपयोग की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया जाता था, ना कि उनके शारीरिक अवशेषों के लिए। यहाँ पे ये पॉइंट होगा। और आगे दिखा रहा है कि भरूच स्तूप जो है ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी क्या है? तो गलत है। भरूच स्तूप का बात करें कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए केवल एक क्या है? तो बिल्कुल सही, बाकी 2 और 3 क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? बताइए, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपनयन के काल में जो है ना होता था। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार के साथ होता था और उपनयन संस्कार को द्विजत्व मतलब दूसरा जन्म मतलब प्राप्त करने की प्रक्रिया माना जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। तो याद रखिए गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में विस्तार की नीति के बजाय समेकन की नीति अपनाई और उसने विद्रोहियों का दमन कर मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित करने पर जो है ना जोर दिया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय जो है ना किसके मंत्री थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का राय किसके मंत्री थे? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंपिल के थे। किसके थे? कंपिल के थे। तो याद रखिएगा कि हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे और प्रारंभ में वे वारंगल के काकतीय राजवंश की सेवा में थे और वारंगल के पतन के उपरांत दोनों भाई कंपिल मतलब कंपिल राज्य में मंत्री के रूप में जो है ना कार्य किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। मुगल शासन के संदर्भ में बोल रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन बोल रहा है सही है? तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू किया गया था। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा कि मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के शासनकाल में 19वें वर्ष 1574 से 75 में मानी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और आगे कह रहा है कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। ये भी क्या है? गलत है। बाबर के समकालीन नहीं थे, अकबर के समकालीन थे। इसलिए क्या है? तो केवल 2 क्या है? बिल्कुल सही है, बाकी 1 और 3 क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, रायगढ़। क्या होगा? तो रायगढ़ होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के शासक थे और शिवाजी का जन्म कुछ स्रोतों के अनुसार 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ नामक स्थान पर राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट ये करा कि 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1882 में शैक्षिक सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट है 1919 के प्रस्तावित रौलट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है 1919 के प्रस्तावित रौलट अधिनियम में राजनीति कैदियों को बिना मुकदमे के कितने दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी थी, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 वर्ष। कितने वर्ष, तो 2 वर्ष। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था, बताइए। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विनियम अधिनियम क्या था, 1773 था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया लिखी, जो स्वतंत्र उपनिवेश मतलब क्या है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने पर जो है आधारित थी, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। क्या है, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें मतलब बोल रहा है कि सही जो है ना कथन कौन सा है, और यहाँ पे क्या बोलो, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है यह सोसाइटी जो है ना, अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में बोल रहा है, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सतत क्रांति में जो है ना विश्वास रखता था। तो कह रहा अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में, यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। ठीक है, और आगे देखिए कह रहा है कि इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। इस सोसाइटी की स्थापना जो है ना बी.डी. सावरकर के द्वारा, और जो है ना एक और व्यक्ति थे गणेश जो है ना गणेश सावरकर, इनके द्वारा जो है ना इसका स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो 1 और 3 सही, लेकिन 2 क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना बी होगा। 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो पतन है। सूची 2 में क्या है, राज है। कौन सा पतन कौन सा राज में है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, भटकल जो है ना पतन कहाँ कौन सा राज में है। तो भटकल पतन बोलेगा तो कहाँ है, तो कर्नाटक में है। भटकल बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में है। एलेपी बोलेगा तो कहाँ है, एलेपी बोलेगा तो कहाँ है, तो केरल में है। काकीनाडा बोलेगा तो कहाँ है, काकीनाडा बोलेगा तो आंध्र प्रदेश में है। और तूतीकोरिन बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में। उत्तर क्या होगा, तो हो जाएगा 3 1 4 2। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 1 4 2। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम में। कहाँ है, कलपक्कम में है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कलपक्कम में स्थित है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर राज्य बोलेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, ऐसे जगह बोलेगा तो कलपक्कम है। चलिए आगे देखिए। कर रहा है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1992 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र और क्या है, महावीर चक्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 है और क्या है, सूची 2 है। चलिए बताइए, पहला है माइकल मसूधन दत्त। ये जो है ना क्या थे, बताइए। माइकल मसूधन दत्त जो है ना क्या थे, बताइए। माइकल मसूधन दत्त क्या है, तो माइकल मसूधन दत्त बोलेगा तो क्या हो जाएंगे, ये जो है ना एक थे प्रख्यात कवि थे। क्या थे, ये प्रख्यात जो है ना कवि थे। क्या थे, प्रख्यात कवि थे। और नंदलाल बोस का बात करें, नंदलाल बोस क्या थे, नंदलाल बोस का बात करें जो चित्रकला विद हैं। ठीक है, और लच्छू महाराज का जो संबंध है, लच्छू महाराज क्या है, तो प्रख्यात जो है ना कथक है। क्या है, प्रख्यात कथक है। और पंकज मलिक क्या है, तो पंकज मलिक का बात करें तो प्रख्यात संगीतज्ञ हैं। क्या है, प्रख्यात संगीतज्ञ हैं। तो उत्तर क्या होगा, तो 2 1 4 3 होगा। क्या होगा, 2 1 4 3। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को लिंगानुपात को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो पहले होगा पुडुचेरी होगा, उसके बाद क्या होगा, लक्षद्वीप होगा, उसके बाद क्या होगा, तो अंडमान निकोबार होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, तो चंडीगढ़ होगा।
ठीक है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी 1037 और न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव 618 और लिंगानुपात में दूसरा स्थान बोलेगा तो लक्षद्वीप का कितना 947 है, ठीक है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का लिंगानुपात बोलेगा 876 है तथा चंडीगढ़ का लिंगानुपात बोलेगा कितना 818 है। नेक्स्ट ये करा कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला केंद्र कहाँ स्थित है, तो 47 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुलमर्ग में है। कहाँ है, तो गुलमर्ग में है। और गुलमर्ग कहाँ है, जम्मू कश्मीर का एक जो है ना शहर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी IPCC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो देखिए पहला कह रहा है यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसे वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है, यही क्या है, तो सही नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है यह आवर्त में बाएं से दाएं, मतलब जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, कह रहा है यह आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह एक समूह के नीचे की ओर जाने पर घटता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है, ये भी क्या है, तो सही है। लेकिन ये क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, बताइए। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो 50 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। तो कह रहा है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है। तो 51 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 285 होगा। क्या होगा, तो 285 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 एक अधातु प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ना समाप्त होता है। और अधातु और उपधातु आवर्त सारणी के केवल p ब्लॉक में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, बताइए। तो 52 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टार्च पेपर नहीं है, लेकिन लिटमस है, फिनोल्फिथलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि Na2O एक ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, बताइए। Na2O एक कौन सा ऑक्साइड है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षारीय ऑक्साइड है। क्या है, तो क्षारीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है, बताइए। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर क्या नहीं पाया जाता है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयनिक आवन जो है ना नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है, बताइए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों के ताप को क्या कहा जाता है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा है, तो कैल्शियम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु बोलेगा तो क्या है, तो कैल्शियम है। और अर्थ सारणी में बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम हो जाती है और धातुओं के मामले में समूह से नीचे जाने पर यह जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 होता है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है ना -0.5 होता है। तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी, सीधा और क्या होगा, तो बड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन के नियम पर आधारित क्या है, तो नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिजली प्लग व एवं स्विच नहीं है, लेकिन विद्युत परिपथ एवं प्रयुक्त फ्यूज है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, इलेक्ट्रिक केतली है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि द्रवों के घर्षण को क्या कहा जाता है, बताइए। द्रवों के घर्षण को क्या कहते हैं। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पी प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पी प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, तो पी होगा, ठीक है, याद रखिएगा।
और याद है प्रतिरोधकता क्या होता है, रेसिस्टिविटी, एक विशिष्ट तापमान पर प्रति इकाई लंबाई और प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल द्वारा प्रतिरोध की पेशकश की जाती है, चूँकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा स्मॉल पी है, आइए करा दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, बताइए। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान है, बताइए। करें निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य है। क्या है, तो कार्य है। तो कार्य को जो है ना बल की दिशा में बल और वस्तु के विस्थापन के गुणनफल द्वारा मापा जाता है, और इसका एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, जूल होता है। और किसी वस्तु की ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा किसी तरह की तरंगों में कंपन, किसी तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं, बताइए क्या होता है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। क्या होगा, अनुदैर्ध्य होगा। तो अनुदैर्ध्य तरंगे एक प्रकार की तरंगे जिसमें माध्यम का कंपन तरंग की दिशा के समांतर होती है, और माध्यम का विस्थापन तरंग की गति के क्या होता है, समान दिशा में होता है। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है, तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसा करता है। कौन करता है, तो वसा करता है। नेक्स्ट आइए करें कि रंगहीन लवक, रंगहीन लवक का क्या मतलब का क्या कहा जाता है, बताइए। रंगहीन लवक को जो है ना क्या कहा जाता है, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ल्यूकोप्लाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लाइड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज अणु निम्नलिखित में से किसमें टूट जाता है, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, पायरुविक अम्ल में क्या होता है, तो टूट जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है, बताइए। करा कि टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो किस विष उत्पादक के कारण होती है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। क्या होगा, तो जीवाणु। तो टेटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट आइए करा कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है, बताइए। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय बल कहते हैं। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से फूलदार पौधे से कौन सा लता का उदाहरण है, बताइए। करा निम्नलिखित फूलदार पौधों में से कौन लता का उदाहरण है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, चमेली है। क्या है, तो चमेली है। तो लता पौधे छोटे बेल जैसे पौधे होते हैं जो जमीन में उगते हैं, और यह पौधा यूरोप, एशिया और ओसेनिया की उष्ण कटिबंधीय और उष्ण समशीतोष्ण क्षेत्रों में जो है ना उगता है, और इनमें कई लताएं होती है, और इनके तने पेड़ों और शाखाओं के चारों ओर लिपटे हुए रहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं पूछा है। देखिए जब भी एग्जाम में अगर बैठिए तो एग्जाम दीजिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि हाँ नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से क्या है, तो संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए कौन नहीं है, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेढक नहीं है, लेकिन कछुआ है, सांप है, मगरमच्छ है। ठीक है, तो कछुआ, सांप और मगरमच्छ सरीसृप वर्ग के जानवर हैं, जबकि मेढक उभयचर वर्ग के हैं। नेक्स्ट आइए करा कि अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वह क्या कहलाते हैं। करा अच्छी तरह से विभेदित ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैनरोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं, फैनरोगैम कहते हैं। ठीक है, फैनरोगैम। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन ऊतकों की मरम्मतों में मदद करता है, कौन करता है, तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, एरियोलर करता है। कौन करता है, एरियोलर करता है। कौन करता है, एरियोलर। तो ऊतक जो ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है उसे क्या कहते हैं, एरियोलर कहते हैं। ठीक है, और यह एक जो है ना संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट आइए करा कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, बताइए। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, डेंड्राइट होगा। क्या होगा, डेंड्राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन करा है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन गलत है, बताइए क्या होगा,
तो देखिए पहला कह रहा है कि वैश्वीकरण और भारत में इसके प्रभाव के बारे में, पहला कह निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक होगा, यही क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सही को देखते हैं, कह रहा है कि वैश्वीकरण और भारत के बारे में कह रहा है इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। और इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है, ये भी क्या है तो सही है। तो बी सी डी सही, बी सी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि वैश्वीकरण द्वारा भारत में निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक नहीं है। हालांकि वैश्वीकरण ने भारत द्वारा किए जाने वाले आयात निर्यात को कुछ हद तक संतुलित किया है, लेकिन भारत पूर्णतः जो है नियमोन्मुक्त नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब नहीं हो पाया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 75 देखिए, यहीं तक जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स ऑफ साइंस का क्वेश्चन है। ये कह रहा है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, बताइए। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, बताइए कौन करता है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, NSSO करता है। कौन करता है, NSO करता है। तो याद रखिएगा कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए NSSO के सर्वेक्षण आंकड़ों में विभिन्न रिपोर्टों और अन्य थिंक टैंक एवं शैक्षणिक संस्थानों में आंकड़ों का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ना 75 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर साइंस का रहा। आगे आपका 76 नंबर से जो है ना आपका मैथ रीजनिंग का देखिए आपको दिखा देते हैं। आपका 25 मैथ रहेगा और आपका जो है ना आपका आगे रीजनिंग रहेगा 50 रीजनिंग। तो आप ग्रुप जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, बिहार दरोगा। देखिए इस प्रकार आपका सारा जो है ना आपका PDF में देखिए दिया हुआ है। मैथ रीजनिंग का 25 मैथ रहेगा और आपका 50 रीडिंग रहेगा। तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF हम दे देंगे, तो वहाँ से जो है ना मैथ रीडिंग आप बना लीजिएगा। बाकी जीके जीएस तो करवा ही दी है। अगर आपको चाहते हैं कि फुल सेट लगाने के लिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। और देखिए पूरा जो है ना व्याख्या है, देखिए ये सेट 1 का सारा देखिए व्याख्या दिया हो, तो आप व्याख्या पढ़ करके एक्स्ट्रा फैक्ट को जो है जानकारी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप गलत होता है कोई भी क्वेश्चन, तो उससे अगर उसका डिटेल पढ़िएगा तो आपको एक क्वेश्चन के अलावा आपको 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए सारा डिटेल PDF है, तो आपको सारा जो है ना ग्रुप में ही मिलेगा। तो जितने लोग बिहार दरोगा ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, अगर चाहते हैं बिहार दरोगा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो ये जो सेट का PDF है ना, ये बुक हम सारा 15 जो 18 सेट दिया गया है, ये सारा उसमें हम करवा देंगे। ठीक है, तो सभी लोग देखिए हम बता देते हैं आपको। देखिए ये जो ग्रुप है बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपका हम होमवर्क तो करवा ही रहे हैं, बाकी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं, लेकिन आपका इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जो ये भी क्लास करवाएं इसका जो है ना आपको PDF हम इसी ग्रुप में देंगे। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में जो है ना आपका हम 18 प्रैक्टिस सेट का PDF करवा करके सेट लगवा करके पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 199 पेमेंट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा हम बिहार दरोगा भी तैयारी करें, और अधिकतर है कि जो BSSC तैयारी कर रहे हैं वो बिहार दरोगा तैयारी फॉर्म भरेंगे या तैयारी जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट ही लगाना है तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जो है ना बुक खरीद करके आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। बाकी तो क्लास आपका जीके जीएस और करंट अफेयर साइंस का सारा क्लास आएगा ही। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कुछ पूछना होता है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7549392490। इस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। 199 पेमेंट करके, यही क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लास कैसा लगा आप लोग को क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी लोग जो है ना ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिटेल के साथ PDF चाहिए और प्रैक्टिस सेट लगाना है BSSC CGL 4 का, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।